नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने पिछले तीनों लेक्चर को देख लिया होगा और अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। और आप लोगों ने अगर अपने तीनों लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है और अपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो फिर इस लेक्चर को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सभी सीक्वेंस में है। अगर आपका भी पहले कहीं वीडियो कंप्लीट नहीं है, चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे। जैसा कि हम लोग के लेक्चर का फिलॉसफी है कि भाई हम आपको गाइड करेंगे, करना आपको खुद से ही है। कैसे करना है, जैसे इस लेक्चर को देखने के बाद चैप्टर को आपको जाके इसी चैप्टर को कम से कम 2 बार पढ़ना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना है। और लेक्चर को देखने से ज़्यादा सुनने पे आपको ध्यान देना है, पूरी कहानी को समझने पे ध्यान देना है। लेक्चर में क्या मैं दिखा रहा हूँ इस पे ज़्यादा आप फोकस मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ रेफरेंस के लिए और खासकर वो मेरे रेफरेंस के लिए, ताकि पॉइंट्स जल्दी जल्दी मैं कवर कर सकूँ और कोई पॉइंट छूटे ना। इसलिए हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ध्यान से सुने और उसको पूरा पूरा समझने का कोशिश करते हैं। आइए चालू करते हैं लेक्चर नंबर 4। देखिए दोस्त, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा किया। अब बारी थी मैसूर की। तो इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि मैसूर पे अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ। ये लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस सेंस में है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लड़ाइयों का जिक्र होगा और बहुत सारे ट्रीटी संधि भी आएंगे जो हर एक लड़ाई के बाद होता था। तो उससे घबराना नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको करेंगे, पूरे अच्छे से करेंगे और आपको ध्यान से सुनना है, चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी, घबराना नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैसूर का स्थापना हो चुका था पहले ही लेक्चर नंबर 2 में, शायद हाँ लेक्चर नंबर 2 में मैंने इस बारे में डिस्कशन किया था कि मुगलों के विघटन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बने थे और मैसूर भी उन्हीं में से एक था। हालांकि मैसूर सिर्फ मुगलों के विघटन से नहीं बना था, इसमें विजयनगर करके साम्राज्य था, उसका भी कुछ कुछ योगदान था, उसके विघटन से बना था ये मैसूर राज्य। ठीक है, वो पुरानी कहानी है, वो आप देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 2 में। अब आगे यहाँ ये होता है कि जो मैसूर है उस पे उडियार फैमिली का शासन था। किसका शासन था? उडियार फैमिली का, याद रखिएगा, जिसको हिंदी में वाडियार वंश भी कहते हैं या उडियार वंश भी कहते हैं, दोनों चलता है। ठीक है, अब जो मैसूर जो है, पहले तो ये समझ लीजिए कि मैसूर है कहाँ। तो आज का जो प्रेजेंट समय का, जो आज के समय का सेंट्रल और सॉदर्न कर्नाटका है, मतलब मध्य और दक्षिण कर्नाटका, पश्चिम तमिलनाडु और केरला का जो इलाका है, इन सब इलाकों को मिलाकर मैसूर राज हुआ करता था उस समय 18वीं सदी में। ठीक है, उसी राज्य में, मैसूर राज्य की बात हो रही है, उसी राज्य में हैदर अली नाम का एक बंदे का जन्म होता है और वो बेसिकली अपना कैरियर चालू करता है हॉर्समैन के रूप में मैसूर आर्मी में। हॉर्समैन बोले तो जो घोड़ा का देखभाल करता, बेसिकली घुड़सवार कहिए, जो घोड़े पे चल के जो सैनिक का वो लड़ाई करते हैं, उनको हॉर्समैन कहते हैं। तो वो घुड़सवार था मैसूर आर्मी में। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि जो 18th सेंचुरी का भारत है उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी। लड़ाइयाँ जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में ये बताया कि छोटे छोटे राजवंश थे, छोटे छोटे साम्राज्य थे, वो आपस में एक दूसरे से टकराते रहते थे। सेम कहानी यहाँ भी होता है। क्या होता है यहाँ कि जो मराठास थे, मराठास कहाँ के? पश्चिमी भारत के, जो महाराष्ट्र है, गुजरात, ये वाले इलाकों में मराठों का पकड़ था। और जो निजाम थे, निजाम कहाँ के? हैदराबाद के, वो हमेशा मैसूर पे हमला करते रहते थे। क्या कारण था भाई? कारण ये था कि यहाँ से वो लूटपाट करते थे, फिनेंशियल डिमांड करते थे, ताकि वो अपना जो वित्तीय ताकत है, जो अपना इकोनॉमिक पावर है, उसको बड़ा कर सके, बढ़ा सके। इस तरीके से क्या हो रहा था कि मैसूर पे जो उडियार फैमिली का शासन था, वो बहुत ही कमजोर टाइप के राजा थे, उनको ज़्यादा ये सब चीज़ों से, लड़ाई झगड़ों से मतलब नहीं था और वो अपने प्रजा को सिक्योर नहीं कर पाते थे। तो हो क्या रहा था कि मैसूर दिनों दिन और कमज़ोर होते जा रहा था, दोनों तरीके से, राजनीतिक स्तर पे भी और
फिनेंशियल स्तर पे भी, मतलब वित्तीय स्तर पे भी। पॉलिटिकल स्तर पे या राजनीतिक स्तर पे वीक करने का मतलब ये हुआ कि अब उस राजा की पकड़ उस राज्य पे धीरे धीरे कम होती जा रही थी और राज्य का विघटन हो रहा था, टूट टूट के इधर उधर बिखर रहे थे। ठीक है, तो इस समय जरूरत थी मैसूर को एक ऐसे आदमी की जो मिलिट्री पावर में बहुत ही अच्छा हो और खासकर उसके पास अच्छा डिप्लोमेटिक स्किल हो, ताकि जो मराठा और निजाम मैसूर पे हमला कर रहे हैं उनको ना वो सिर्फ रोक सके बल्कि उनसे उल्टा फायदा वो ले सके। और इसी कड़ी में हैदर अली के पास ये सभी क्वालिटीज़ थी। वो अच्छा मिलिट्री पावर था, चूँकि सेना में वो रह चुका था और अच्छा लड़ाकू था, और अनपढ़ होने के बावजूद दिमाग से बहुत शातिर और बहुत ही डिप्लोमेटिक स्किल में हाई था। और इस तरीके से वो उडियार फैमिली के राजवंश को हटाकर उनको पदस्थापित करके खुद वहाँ का राजा बन जाता है 1761 में। हालांकि वो 1776 ईस्वी में अपने आप को राजा घोषित करता है, लेकिन बन गया था पहले ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या होता है कि हैदर अली फ्रेंच की ओर थोड़ा ज़्यादा झुकाव रखता था, और वो क्या करता है, फ्रेंच लोगों की मदद से, मतलब फ्रांसीसियों की मदद से एक आर्म फैक्ट्री लगाता, मतलब गोला बारूद बनाने का फैक्ट्री लगाता है। कहाँ? डिंडीगुल में। डिंडीगुल एक जगह का नाम है। ठीक है, वहाँ पे वो फ्रांसीसियों की मदद से जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र, जो भी गोला बारूद बनाए जाते थे, बंदूकें बनाई जाती थी, उसके लिए एक फैक्ट्री लगाता है डिंडीगुल नामक जगह पे। और साथ ही यूरोपियन तरीकों को यूज करके अपने आर्मी को ट्रेनिंग देना चालू करता है, क्योंकि वो समझता था, वो काफ़ी डिप्लोमेटिक स्किल में हाई था। वो समझता था, आगे की चीज़ों देख रहा था कि उसे अंग्रेज़ों से या दूसरे यूरोपियन ताकतों से भिड़ना पड़ सकता है। इसलिए वो फ्रेंच की मदद ले रहा था ताकि वो यूरोपियन तौर तरीकों को समझ सके, सीख सके, और साथ ही अपने आर्मी को वो यूरोपियन तौर तरीकों से ट्रेनिंग दे रहा था। अब देखिए, ये हुआ बैकग्राउंड मैसूर का। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मैसूर है और जो अंग्रेज हैं उनके बीच टोटल 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई? 4 लड़ाइयाँ। तो 4 एंग्लो मैसूर वार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, पहला एंग्लो मैसूर वार होता है 1767 से लेकर 1769। कैसे होता समझते हैं। देखिए, 1764 में हमने देखा कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। कहाँ? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था आपका बंगाल प्रोविंस में, बंगाल प्रांत में, और वहाँ पे अंग्रेज जीत गए थे। अब उनकी नज़र थी नीचे, नीचे बोले तो सॉदर्न इंडिया में, दक्षिण भारत में, और वो चाहते थे मैसूर को जीतना। क्यों चाहते थे? देखिए, मैसूर वाले इलाके में मैंने आपको बताया कि आज का आधुनिक केरला भी आता, और केरला के पास है मालाबार तट। मालाबार तट या मालाबार कोस्ट पे व्यापार का अच्छा खासा एक ट्रेडिंग हब हुआ करता था, ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। तो अंग्रेजों को लगा अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ तो उनको ट्रेडिंग में, व्यापार में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, तो इसीलिए अब वो बंगाल से मैसूर की ओर आते हैं। देखिए, सबसे पहले आते ही उनको ये चीज़ लग गया था कि हैदर अली बहुत ताकतवर है, इसलिए हम उसको हरा नहीं पाएंगे अकेले। इसलिए वो क्या करते हैं, हैदराबाद के निजाम के पास जाते हैं और मराठा के पास जाते हैं, और उनको प्रलोभन देकर वो अपने 60 घाट में मिला लेते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई हम हैदर अली पे हमला करने जा रहे हैं, जो तुम हमारा साथ दो, हम तुमको कुछ कुछ ये चीज़ देंगे, वो चीज़ देंगे, करके उसको मिला लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हैदर अली से लड़ने 3 लोग आ रहे थे, निज़ाम, मराठा और इंग्लिश बोले तो अंग्रेज। तीनों मिलके हैदर अली से लड़ने जा रहे थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हैदर अली बहुत ही चालाक टाइप का आदमी था, बहुत ही टैक्टिक करने वाला इंसान था, बहुत ही शातिर दिमाग का था, और उसके डिप्लोमेटिक स्किल बहुत ही हाई थे। तो वो क्या करता है, मराठों को पैसा दे देता है और कहता भाई कि आप इसमें न्यूट्रल रहिए, आपको हमारे खिलाफ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको पैसा दे रहे हैं, जो आपकी ज़रूरत है वो हम पूरा कर दे रहे हैं। और साथ ही ये बोलता है निज़ाम को कि भैया हमसे आप हमारे खिलाफ मत लड़ो, हम तुमको अंग्रेज से जो जीती हुई टेरिटरी है, अगर उससे हम जीत जाते हैं तो तुम्हारा उसमें हम शेयर दे देंगे।
इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मराठों को पैसे देकर बहला लिया, मतलब उसको न्यूट्रल कर दिया, अपने अगेंस्ट जो था उस मराठा उसके अगेंस्ट था, उसको उसने शांत कर दिया। और निज़ाम को कहा भाई कि हम अंग्रेज से जो टेरिटरी जीतेंगे उसका तुमको उसमें शेयर दे देंगे। इसलिए निज़ाम को वो अपनी ओर मिला लेता। एक तरीके से क्या किया कि जो अंग्रेजों की चाल थी उस चाल को वो तोड़ने में सफल हो जाता है, और इस तरीके से प्रथम एंग्लो मैसूर वार हो जाता है 1767 से 1769 के बीच। देखिए इस लड़ाई में क्या होता है, हैदर अली अंग्रेजों को हरा देता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी, और इस तरीके से वो दक्षिण भारत का पहला रूलर बनता है, पहला प्रशासक बनता है जो अंग्रेजों को हराता है। ठीक है, याद रखिएगा हैदर अली यहाँ जीत गया। और जीता ही नहीं है, मद्रास जो कि एक ट्रेडिंग हब हुआ करता था, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मद्रास जैसे अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, वो एक ट्रेडिंग हब हुआ करता था, उसको हैदर अली अपने कब्जे में ले लेता है। जीता फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार और उसको अपने कब्जे में ले लिया। किसको? मद्रास को। ठीक है, अब क्या होता है कि अंग्रेज इससे रिक्वेस्ट करते, चूंकि अंग्रेज हार चुके थे, वो अपने पराजय स्वीकार करते हैं और हैदर अली से रिक्वेस्ट करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, और इस ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत हैदर अली ये बोलता है कि भाई ठीक है, हम जो जीते हुए इलाका है और मद्रास जो है वो आपको वापस कर देंगे, और इसके बदले में, याद रखिएगा, इसके बदले में आप हमको प्रोटेक्शन दीजिएगा, प्लस अगर हम पे कोई हमला करता है तो आप हमारे सपोर्ट में आइएगा। ये देखिए, ये ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है यही आने वाले टाइम में आगे के युद्ध का कारण बनेगा। ठीक है, समझ में आया? ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ, और इसमें यह बोला गया कि हैदर अली वापस कर देगा सभी जीते हुए इलाकों को, जिसमें मद्रास भी शामिल रहेगा, और उसके सपोर्ट में अंग्रेज आएंगे। कब? जब भाई इस पर कोई हमला करेगा, कोई इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। किसको? हैदर अली को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या होता है कि अब हम लोग सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की ओर बढ़ रहे हैं। मराठा जो थे वो मराठा फिर क्या करते हैं, उनको फिर लूटपाट करने की सूझती है, वो मैसूर पे हमला कर देते हैं। कब करते हैं? 1771 ईस्वी में वो हैदर अली पे हमला करते हैं। लेकिन अंग्रेज जो है वो मैसूर के मदद के लिए नहीं आते हैं। क्या होता है, मराठा 1771 में मैसूर पे हमला कर दिया, और उम्मीद कर रहा था ये हैदर अली कि भाई उसके मदद के लिए अंग्रेज आएंगे, लेकिन अंग्रेज तो आए ही नहीं। तब यहाँ पे हैदर अली को लगता है कि भाई ये तो ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो मद्रास की संधि थी 1769 ईस्वी में जो साइन हुआ था, उसका इन्होंने उल्लंघन कर दिया, वायलेशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से गुस्सा था हैदर अली के पास कि भाई हमारी बात उसने सुनी नहीं, जो ट्रीटी ऑफ मद्रास में जो साइन हुआ था उसकी बात उसने नहीं रखी। एक और चीज़ याद रखिएगा कि माहे एक इलाका है। क्या है? माहे। माहे एक इलाका है मालाबार कोस्ट पे। मालाबार कोस्ट बोले तो आज का जो अपना केरला का तट है वहाँ पे, और वो एक बहुत ही अच्छा व्यापार का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैदर अली की फ्रांसीसियों से बहुत अच्छी पड़ती थी, दोनों बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो हैदर अली ने वो माहे इलाका उसको दे दिया था, और ये जो दोस्ती बढ़ रही थी ये अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का कारण बन रहा था। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि जो माहे का इलाका है जो फ्रांसीसियों के पास है उसको हम कब्जा कर ले। इस नीयत से वो माहे पे हमला कर देते हैं, और हमला वो माहे पे फ्रांसीसियों पे करते हैं। लेकिन हैदर अली को ये लगता है कि चूंकि माहे का इलाका मैसूर के अंदर आता है, इसको हमने दिया है, तो ये डायरेक्ट हमसे लड़ाई है। तो फिर वही होता है कि सेकंड एंग्लो मैसूर वार यहाँ से छिड़ जाता है। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार कब से कब हुआ? 1780 से 84। ध्यान रखिएगा, 1780 से 84 के बीच में सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें कौन कौन लड़े? इसमें फिर क्या होता है कि हैदर अली, मराठा और निजाम एक साइड रहते हैं, और इंग्लिश मतलब अंग्रेज दूसरे साइड रहते हैं। फिर से सुनिए, हैदर अली, मराठा और निजाम एक साइड रहते हैं, और तीनों मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं।
और अंग्रेजों की तरफ से लड़ता है कौन? सर आयर कुट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है सर आयर कुट। ठीक है। इसी सेकंड एंग्लो मैसूर वार के युद्ध के दौरान एक लड़ाई लड़ी जाती है, इसका नाम है वार ऑफ पोर्टो नोवा। क्या नाम है? वार ऑफ पोर्टो नोवा। पोर्टो नोवा की लड़ाई, पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? हैदर अली और वही जो अंग्रेज थे उनका जो कप्तान था आयरकुट, उनके बीच। किसके बीच? हैदर अली और आयरकुट के बीच। इसमें हैदर अली हार जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें हैदर अली हार जाता है। किसमें? वार ऑफ पोर्टो नोवा में हैदर अली हार जाता है, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है इस हार को अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं और मैसूर को नहीं हरा पाते हैं। यही इस युद्ध की प्रासंगिकता है, यही इस युद्ध की महत्ता है कि हैदर अली को हराने के बावजूद वो मतलब अंग्रेज इस मैसूर राज्य को हरा नहीं पाते हैं। हालांकि इस युद्ध से होता क्या है कि हैदर अली जो कैंसर से पीड़ित था 1782 ईस्वी के आसपास वो मर जाता है। 1782 ईस्वी में वो मर जाता है, लेकिन उसके मरते ही उसका बेटा टीपू सुल्तान इस लड़ाई को जारी रखता है और ये लड़ाई चलती है 1784 ईस्वी तक। चालू हुआ था 1780 ईस्वी में और ख़त्म हुआ 1784 ईस्वी में। क्या इसका निर्णय रहा? क्या इस युद्ध का रिजल्ट रहा? देखिए, ये जो युद्ध है ये अनिर्णायक युद्ध साबित होता, इनकन्क्लूसिव वार, मतलब कोई न जीता न कोई हारा। दोनों को क्या लगता है? दोनों को ये लगता है कि भाई हम लड़े जा रहे हैं और लड़ने से क्या हो रहा है कि हमारा फिनेंशियल लॉसेज हो रहा है और हमारे मिलिट्री लॉसेज हो रहा है, मतलब लोग मर रहे हैं और हमारे वित्तीय क्षति हो रही है। इसलिए दोनों पीस के लिए, मतलब शांति के लिए नेगोशिएशन करते हैं, बातचीत करते हैं और यहाँ पर साइन होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। क्या? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, बेंगलोर नहीं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर की संधि, जिसमें ये बात होती है कि ठीक है भाई, लड़ाई तो कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के जो भी जीते हुए इलाके हैं वो वापस कर देंगे जो हमने एक दूसरे से जीता है। ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सेकंड एंग्लो मैसूर वार, जो कि हुआ 1780 से 84 ईस्वी में। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1790 से 92 के बीच। कब से कब? 1790 से 92 के बीच। इसको भी समझिए। देखिए, होता क्या है कि जो मैसूर राज्य है उसके अंदर एक छोटा सा इलाका है ट्रावनकोर। कौन सा इलाका है? ट्रावनकोर, या ट्रावनकोर का स्टेट ऑफ ट्रावनकोर। तो वो क्या होता है कि टीपू सुल्तान के कुछ बात को मानने से इनकार कर देता है। तो टीपू सुल्तान को ये लगता है कि भाई ये तो हमारा वो कर रहा है, अपमान कर रहा है, हमारी बात को सुन नहीं रहा है। तो टीपू सुल्तान को लगता है कि ये हमारी संप्रभुता पे क्वेश्चन कर रहा है, हमारे सॉवरेनिटी पे ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है। तो टीपू सुल्तान उस ट्रावनकोर स्टेट पे, उस ट्रावनकोर राज्य पे हमला कर देता है, उसके अगेंस्ट लड़ाई छेड़ देता है। तो उस ट्रावनकोर को बचाने के लिए अंग्रेज उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। ठीक है। तो जो लड़ाई टीपू सुल्तान और ट्रावनकोर राज्य के बीच चल रहा था, अब वो लड़ाई टीपू सुल्तान और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के बीच चालू हो गई। फिर से सुनिए, ट्रावनकोर एक राज्य हुआ करता है किसके अंदर? मैसूर के अंदर। वो टीपू सुल्तान की कुछ बात को मानने से इनकार कर देता है। टीपू सुल्तान उसके पर हमला कर देता है। हमला करते ही अंग्रेज उस ट्रावनकोर राज्य के मदद के लिए आ जाते हैं और जो लड़ाई टीपू सुल्तान और ट्रावनकोर राज्य के बीच थी वो लड़ाई अब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग होगा। क्या अलग है? इस बार जो मराठा और निज़ाम का सपोर्ट है वो टीपू सुल्तान को नहीं बल्कि अंग्रेजों को मिलेगा। फिर से सुनिए, इस बार क्या होता है, मराठा और निज़ाम टीपू सुल्तान की मदद नहीं करते हैं। किसकी मदद करते हैं? अंग्रेजों की मदद करते हैं। और अंग्रेजों की मदद से, माफ़ कीजिएगा, मराठा और निज़ामों की मदद से जो अंग्रेज हैं वो टीपू सुल्तान के कैपिटल सिटी, राजधानी सेरिंगापत्तनम या सेरिंगापट्टनम भी कहते हैं, जो भी कहना है कह लीजिए, उस पर वो हमला कर देते हैं और उस पर जीत लेते हैं। यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो कि 1790 से 1792 के बीच हुआ, उसमें टीपू सुल्तान लड़ा बहुत ही बहादुरी से, लेकिन हार जाता है अंग्रेजों को। और कारण क्या है इसका कि अंग्रेज जो है मराठा और निज़ाम की मदद से उसके कैपिटल सिटी पे कब्जा कर लेते हैं। अब इस लड़ाई के ख़त्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम साइन होती है। क्या
क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम या सेरिंगापत्तनम की संधि, जिसके तहत मैसूर को, माफ कीजिएगा, जिसके तहत मैसूर का लगभग आधा टेरिटरी, आधा क्षेत्र अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, और इसी आधे टेरिटरी में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट इलाका ले लेते हैं, जैसे बारामहल, डिंडीगल जहाँ पे कारखाना इस्टेब्लिश किया गया था औजार बनाने का, मालाबार तट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा सेटबैक था, बहुत बड़ा लॉस था मैसूर के लिए। साथ ही मराठों को मिलता है तुंगभद्रा का इलाका, याद रखिएगा। क्यों मिलता है? क्योंकि मराठा और निजाम दोनों मदद किए थे अंग्रेज की टीपू सुल्तान के खिलाफ। तो ऑब्वियस बात है भाई, जीता हुआ जो इलाका है वो सब में बटेगा। तो तुंगभद्रा और उसके आसपास का इलाका दे दिया जाता मराठों को, और निजाम को मिलता है कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के बीच का क्षेत्र। याद रखिएगा, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के बीच का क्षेत्र किसको मिलता है? निजाम को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है कि इतना तो उन्होंने क्षेत्र तो ले ही लिया, मैसूर का आधा क्षेत्र उन्होंने ले ही लिया, साथ ही एक वार इंडेमनिटी भी ठोकी जाती है किस पे? मैसूर राज्य पे। वार इंडेमनिटी मतलब जो भी लड़ाई हुआ उसका क्षतिपूर्ति कौन देगा? जो भी लॉसेज हुए, जो भी फाइनेंशियल लॉसेज हुए, वित्तीय क्षति हुई, उसको पूरा करने का एक तरीका होता है कि जो हारी हुई पार्टी है उस पर आप कुछ पैसे का वो लगा दें कि भाई आपको इतना क्षतिपूर्ति हुआ है, इसको आपको पूरा करना, माफ़ कीजिएगा, क्षति हुआ है उसको आपको पूरा करना है। तो उसी तरीके से अंग्रेज क्या करते हैं, मैसूर पे है टीपू सुल्तान पे 3 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति करने के लिए उससे मांग करते हैं कि भाई आपको 3 करोड़ रुपए देने हैं। देखिए ये अपने आप में उस समय में बहुत ही ज़्यादा राशि थी, लेकिन मैसूर एक पावरफुल राज्य था, एक धनी राज्य होने की वजह से आधी रकम तुरंत दे दी जाती है। जो 3 करोड़ रुपए की मांग की गई थी क्षतिपूर्ति के लिए, उसमें से आधी रकम तुरंत दे दी जाती है, और आधी जो बोलती है कि वो इंस्टॉलमेंट में देंगे, मतलब कुछ कुछ किस्त करके आपको देंगे। और इसके चक्कर में क्या करते हैं, जो अंग्रेज होते हैं वो टीपू सुल्तान के 2 बेटों को उठा के ले जाते हैं अपने साथ बंदी बना के। ठीक है, आधी राशि दे दी गई और आधी राशि इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। तो इस बात की गारंटी के लिए 2 बेटों को, टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अंग्रेज उठा के अपने साथ बंदी के रूप में लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आएगा चौथा एंग्लो मैसूर वार। 3 एंग्लो मैसूर वार आपको समझ में आ गए होंगे। अब चौथे की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा में क्या होता है कि टीपू सुल्तान क्या करता है कि जो भी ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम हुआ था, जिसमें पैसे की मांग की गई थी 3 करोड़ की, वो सभी शर्तें पूरी करता है और अपने बेटों को छुड़ा लेता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का उसको खलल था। क्या था खलल? कि भाई इतनी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी, मतलब इतनी शर्मनाक ट्रीटी और इतना गंदा हार उसको मिला था कि वो इस बात से खफा था और वो चाहता था कि हम उसको उस बात का बदला लें, फिर से अंग्रेजों से लड़ाई करें। ठीक है, ये मेन कारण है। इसके लिए जो टीपू सुल्तान है वो फॉरेन मदद भी लेना चाहता है, फॉरेनर्स की, लाइक नेपोलियन बोनापार्ट से भी मदद लेता है, अफगानिस्तान तक से मदद मांगता है। ठीक है, और 1799 ईस्वी में 4th एंग्लो मैसूर वार हो जाता है। कब हुआ 4th एंग्लो मैसूर वार? 1799 में। देखिए मदद तो वो बाहरी लोगों से मांगता है, लेकिन उसको कुछ खास मदद नहीं मिलती है, और एक तरीके से कहिए कि वो अकेला ही लड़ता है। तो फिर से टीपू सुल्तान वर्सेज अंग्रेज, निजाम और मराठा। क्या हुआ? मतलब अंग्रेज, मराठा और निजाम फिर से एक साइड हो जाते हैं और तीनों मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, इस लड़ाई में अंग्रेज जीत जाते हैं और टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। ठीक है, इस लड़ाई में अंग्रेज जीत जाते हैं और टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, और इस तरीके से जो मैसूर राज्य जो था वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। और अंग्रेज क्या करते हैं, उसके बाद जो पुरानी उडियार फैमिली चली आ रही थी, जो शासन कर रही थी, या वाडियार फैमिली, उसके एक छोटे राजा को, मतलब छोटे वर्ष, मतलब छोटा एज था, कम वर्ष के एक राजा कृष्णराज 3 या कृष्णराज तृतीय को वो उस गद्दी पे बैठा देते हैं, मैसूर के गद्दी पे, और उसके साथ साइन करते हैं सब्सिडियरी अलायंस।
सब्सिडियरी अलायंस क्या था, इसको सहायक संधि बोलते हैं हिंदी में। इसमें बेसिकली यही था कि हम आपकी मदद करेंगे, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आने वाले लेक्चर में इस पर पूरा डिटेल में बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री में, और इससे सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सब्सिडियरी अलायंस से। ठीक है, तो देखिए अब रिवाइज कर लेते हैं 1 से 2 मिनट में। एंग्लो मैसूर वार 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई। कितनी लड़ाइयाँ? मैसूर और अंग्रेजों के बीच 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ आपका 1767 से 69 के बीच, जो कि अंत हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास से। इसमें हैदर अली जीता था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार वो हुआ 1780 से 84 के बीच। कब हुआ? 1780 से 84 के बीच, जो कि अंत हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के द्वारा। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, इनकंक्लूसिव रहा, कोई नहीं जीता था। ठीक, तीसरी जो लड़ाई थी थर्ड एंग्लो मैसूर वार, वो लड़ा गया 1790 से 92 के बीच। उसमें टीपू सुल्तान लड़ा, टीपू सुल्तान की हार होती है, और उधर से अंग्रेज, निजाम और मराठा तीनों मिलकर लड़ते हैं, और इसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के तहत मैसूर राज्य का आधा टेरिटरी, आधा क्षेत्र अंग्रेज लेके भाग जाते हैं, अपने में मिला लेते हैं, और 3 करोड़ का उसको पर वार इंडेमनिटी ठोक देते हैं। लड़ाई का क्षतिपूर्ति करने का उसको 3 करोड़ का आदेश देते हैं। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ 1799 ईस्वी में। इसमें टीपू सुल्तान की मौत होती है, और इस तरीके से जो मैसूर राज्य है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है। उस पर अंग्रेज उडियार फैमिली के एक छोटे से राजा को, छोटे कम वर्ष के राजा को उस पर बैठाते हैं, उसके साथ सहायक संधि करते हैं, सब्सिडियरी अलायंस करते हैं। ये थी मैसूर की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो उसको पूछिए कमेंट बॉक्स में जाके, और निश्चित रूप से जाके अपने चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इतनी लड़ाइयाँ और इतनी संधि है कि आपको फिर याद नहीं रहेगा। तो लेक्चर देखने के बाद तुरंत बाद जाके कम से कम 2 बार उस चैप्टर को पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।